अब हम कवर करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। मेटल ऑक्साइड क्या होता है? उसका नेचर बेसिक होता है। इट इज़ बेसिक इन नेचर। मतलब जैसे कि इस टाइम पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता है एयर में कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड क्या है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, whereas metallic oxides are basic in nature, but there are few non-metallic oxides which are neutral too। ठीक है, न्यूट्रल होंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स या फिर बेसिक होंगे, और हमारे मेटालिक ऑक्साइड न्यूट्रल होंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स या एसिडिक होंगे, और हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो जब भी मेटल्स की बात आएगी, उनके ऑक्साइड्स की बात आएगी, तो आप हमेशा बताएंगे कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देखिए कैसे, कोई भी चीज़ बेस तभी बनती है जब उसमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को दे देने की। तो यहाँ पर अगर मैं सोडियम की बात करूँ, Na की बात करूँ, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 1। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगी। विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। तो इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है गेन कर ले। तो मेटल्स ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जनरली अदर एलिमेंट्स, ज़्यादातर नॉन मेटल्स लेंगे और कुछ आगे अपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि मेटल इलेक्ट्रॉन दे के खुद पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि नेगेटिविटी है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या बन गया? Na पॉजिटिव। सो मेटल्स की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन दे के क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये भी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। सो हमने जैसे सोडियम की बात किया कि दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। सो दे आर मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो हमारे पास आ गया कॉपर प्लस O2। तो हमारे पास जो ऑक्साइड बना कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, CuO का कलर होता है ब्लैक। सिमिलरली एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मेटालिक ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। तो अब कुछ मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि एसिड और बेसिक दोनों से ही रिएक्ट करते हैं। ज़्यादातर तो हमने देखा मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, पर कुछ एम्फोटेरिक भी है। एम्फोटेरिक मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा? तो हमारे पास जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन एम्फोटेरिक इन नेचर HCl से रिएक्ट कर रहा है, AlCl3 बना रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। HCl से रिएक्ट करके इट इज फॉर्मिंग AlCl3। ऑन द अदर हैंड अगर NaOH से रिएक्ट करता है तो NaAlO2 बना देता है विच इज सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट आपका क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंपाउंड है। ये भी आपको इसका नाम ज़रूर पता होना चाहिए सोडियम एल्यूमिनेट का। सो सोडियम एल्यूमिनेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, आपको नेम याद रखना है। डिफरेंट मेटल्स की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि मेटल ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। कुछ मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन की तरफ, जिनमें से हमारे पास ये सोडियम और पोटाशियम भी है, कि एकदम से रिएक्ट करके आग ही पकड़ लेते हैं। तो इन्हें हम ओपन में भी नहीं छोड़ सकते। सोडियम और पोटाशियम को हमें कैरोसिन ऑयल में बचे स्टोर करके रखना पड़ता है, because they are highly reactive towards oxygen, so they are generally stored in kerosene oil, ताकि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए ही नहीं। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं तो क्या होगा? बाहर रिएक्शन उतना उनका नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से हम इन्हें कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। सो सोडियम एंड पोटेशियम आर kept in kerosene oil for preventing them from catching fire। हम उन्हें किस में रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके सोडियम और पोटेशियम को जो है बेटे रखा जाता है।
ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कुछ मेटल्स के सरफेस जो होते हैं ना, जिसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, लेड है, लेयर से कवर हो जाते हैं, ऑक्साइड की लेयर से कवर हो जाते हैं। ये ऑक्साइड लेयर उन्हें फर्दर और ऑक्सीडेशन से बचाती है। वो मेटल हैं जिनके ऊपर खुद एक ऑक्साइड की लेयर आके जमा हो जाती है, उन मेटल में हमारे पास आता है बेटा, उन मेटल में हमारे पास आता है मैग्नीशियम, जिंक एंड लेड। ये वो मेटल हैं जिनके ऊपर खुद ही एक ऑक्साइड की लेयर, एक परत आके जमा हो जाती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जो उन्हें फर्दर और ऑक्सीडेशन से बचाता है। आयरन डज नॉट बर्न। आयरन को आप डायरेक्ट लोहे को हीट करोगे वो बर्न नहीं होगा, पर आयरन फिलिंग्स बर्न हो जाती हैं जब उन्हें बर्नर के आसपास लेके जाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आयरन फिलिंग्स, जब आयरन को फिलिंग्स के फॉर्म में हम ब्रेक कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो क्या हो रहा है बच्चे, वहाँ पर आयरन फिलिंग्स जो हो रही है उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तोड़ने से इन चीज़ों से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सरफेस एरिया आयरन फिलिंग्स बर्न हो जाती हैं बर्नर में, पर आयरन बर्न नहीं होता। कॉपर बर्न नहीं होता, पर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है कॉपर के ऊपर, जिसे हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। कॉपर, ये हम रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग मेटल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कि सोडियम पोटेशियम की बात की, क्योंकि दे आर दी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। उसके बाद हमने मैग्नीशियम, जिंक की बात की, वो बीच में उसके बाद लाई करते हैं। फिर हम आयरन पे आ गए, अब हम कॉपर पे आ रहे हैं। तो कॉपर देखा कि वो बर्न तो नहीं होता, पर उस पर ब्लैक कलर की एक लेयर जरूर आ जाती है कॉपर ऑक्साइड की, राइट। तो उसके बाद हमारे पास आता है सिल्वर और गोल्ड। ये तो भाई बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन से। क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते तभी तो भैया ये इतने महंगे हैं। गोल्ड तो सिल्वर से भी ज्यादा महंगा है, क्योंकि सिल्वर तो सल्फर के कांटेक्ट में आके फिर भी रिएक्टिविटी शो करता है, ग्रीन कलर की हो जाती है आपकी चांदी की पायल, है ना। पर गोल्ड तो ऐसा कलर नहीं लेके आता अपने ऊपर, क्योंकि गोल्ड तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन से। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एनोडाइजिंग पे। एनोडाइजिंग वो प्रोसेस होती है जिसपे एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड आ जाना। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करूंगी, थिक लेयर तो यहाँ लिखा है, पर वो थिक लेयर है ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम पे खुद से ही एक थिक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, और उसको हम कहते हैं एनोडाइजिंग। मतलब जो एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड का थिक लेयर बना देना, हम बना रहे हैं एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिक लेयर ऑक्साइड का, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग। इसे कुछ इस तरीके से किया जाता है कि एक एल्यूमिनियम के आर्टिकल को एनोड बना देते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ऑक्सीजन जो एनोड पे रिलीज होती है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर जो है जमा करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो ऑक्सीजन एनोड पे रिलीज हुई है वो एल्यूमिनियम को कवर कर देगी, एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग आ जाएगी एल्यूमिनियम के सरफेस पे, जो उसे फर्दर और रिएक्शन से और ऑक्सीडेशन से बचाएगी। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग। अगर पेपर में आए तो आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑन एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग। और ज्यादा ही हो तो आप ये पॉइंट्स भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस से ऐसा करवाया जाता है। और इलेक्ट्रोलिसिस जब भी होगा हम यहाँ पे एसिड का यूज ज्यादा करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड का, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमें आयॉन्स की जरूरत होती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत अच्छे आयॉन्स बना सकता है, इसलिए ज्यादातर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ही यूज करते हैं। ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज गेटिंग रिलीज। फर्दर वो मेटल ऑक्साइड जब पानी से दोबारा रिएक्ट करता है तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी भी एक मेटल की, जो कि बात कर लें अगर आप सोडियम की ही, Na इफ इट इज रिएक्टिंग विद वाटर, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। उस मेटल के ऑक्साइड को अगर आप फिर से वाटर से रिएक्ट करोगे, जैसे यहाँ पे Na2O बनेगा, उसे वाटर से रिएक्ट करेंगे तो NaOH बन जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे ऐसा। ठीक है। पर सोडियम के केस में Na2O से डायरेक्ट आपको NaOH ही मिल जाएगा, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम। इसमें आपको डायरेक्ट NaOH मिलेगा, क्योंकि ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और इधर जो हाइड्रोजन आपका रिलीज होता है वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेता है।
द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है बेटा कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया सोड। पोटेशियम का अगर मैं बात करूं रिएक्शन वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे KOH मिल गया, सिमिलरली इसमें हमें NaOH मिल गया। कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन उनके कंपैरिजन में कम वायलेंट है। जो यहाँ पर हीट इवॉल्व होती है वो उतनी सफिशिएंट नहीं है कि हाइड्रोजन जो रिलीज हो उसमें आग लग जाए, नो। और एक चीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम जो है स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज बबल्स, कैल्शियम को अगर हम पानी में डालेंगे तो फ्लोट होने लग जाता है, क्योंकि वहां पर जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स रिलीज हुए हैं उस मेटल के सरफेस पे आके स्टिक हो जाएंगे और उसे ऊपर उठा देंगे। हाइड्रोजन गैस की वजह से वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस वजह से हम कहेंगे कि कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे ज्यादातर डेंसिटी लिख देते हैं कि उसकी डेंसिटी कम है इसलिए वो ऊपर आ जाता है, पर एग्जैक्ट आंसर है कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स उसके सरफेस पे आके स्टिक हो जाते हैं जिसकी वजह से वो ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल एल्यूमिनियम और जिंक जैसे मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करते, नीदर दे रिएक्ट विद हॉट वाटर, पर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। जो स्टीम होती है ना बच्चे, वो हॉट वाटर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ज़्यादा काम करेगी, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो स्टीम अगर हम बात करें एल्यूमिनियम और आयरन की, तो ये ना तो हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, दे रिएक्ट विद स्टीम। तो एल्यूमिनियम अगर वाटर से रिएक्ट कर रहा है बच्चे तो हमें क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अगर आयरन वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग आयरन ऑक्साइड विच इज Fe3O4, यहाँ पे हमें मिल रहा है। एक Fe2O3 भी होता है, बताऊंगी जहाँ पे वो बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। लेड, कॉपर, गोल्ड, फिर कह रही हूं कि दीज मेटल्स, खास करके गोल्ड और सिल्वर, लेड और कॉपर तो फिर भी गोल्ड और सिल्वर से थोड़े ज्यादा रिएक्टिव है, पर हाँ जहां तक बात होती है वाटर से रिएक्ट करने की, वो तो ना लेड करेगा और ना ही कॉपर करेगा। ऑब्वियसली गोल्ड तो पानी में कितने दिन मर्जी डाल के रख दो, इट विल नॉट रिएक्ट विथ वाटर, फिर तभी तो वो इतना महंगा है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसकी अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन तो वैसे भी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कवर करूंगी। और बने रहिए हमारे इस क्रैश कोर्स में, आपको पूरी की पूरी साइंस करवा दी जाएगी आपके एग्जाम तक। चलिए, थैंक यू बेटा।